हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद ऑफिशियल जोन। तो आज के इस वीडियो में हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वाइज में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पे की नोट्स आपके यहाँ पे बताती जाऊँगी। नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी। जिन भी स्टूडेंट को नोट चाहिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में आप लोगों का एग्जाम अगर आप एंड वक्त पे देख रहे हैं तो आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। बाकी ऑलरेडी मैंने मैराथन यहाँ पे प्रीवियस काफ़ी बनाए रखे हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हम लोग यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ तो आप लोग यूनिट 1 में देखेंगे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, यानी कि समाज, सॉरी यहाँ पे जेंडर है, लिंग, स्कूल और समाज के ऊपर हिंदी इंग्लिश दोनों का बताती चलूँगी और यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी बनाती चलूँगी। तो होपफुली वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और आपको आगे वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है जेंडर और सेक्स के ऊपर, यानी कि आपका सेक्स और लिंग होता क्या है। हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 जानेंगे सेक्स और जेंडर के ऊपर। इस पे क्वेश्चन आपका लॉन्ग बन के आता है प्रीवियस ईयर। अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि जेंडर और सेक्स यानी कि लिंग, और यहाँ पे जो सेक्स का मतलब होता है क्या होता है। अगर हम हिंदी में मतलब देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों का मतलब यहाँ लोग सेम ही देखेंगे। इसका डिफरेंस भी आता है, मैं आपको अगर बता दूँ तो सिंपल तरीके से अगर हम यहाँ पे सेक्स तरीके देखेंगे तो ये एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर या क्वालिटी कह सकते हैं। ये एक तरीके का वो गुण होता है जो एक दूसरे से पुरुष और महिला को अलग करता है। ठीक है, वो होता है हमारा यहाँ पे सेक्स। वो एक तरीके से बायोलॉजिकल करेक्टर आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, जो सिंपल सा मीनिंग आप लोग लिख सकते हैं। सेक्स में फ़र्क क्या होता है कि मेल और फीमेल में एक दूसरे को यहाँ पे अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है उनकी बायोलॉजिकल कैरेक्टर को। और जेंडर की बात कर दूँ, यानी कि लिंग की बात करूँ, तो एक तरीके की वो कैटेगरी होती है जिसमें किसी व्यक्ति को सेक्स के आधार पर, ठीक है, यानी कि उसके जेंडर के आधार पर खुद का या अन्य लोगों के द्वारा सौंपा जाता है कि हाँ आपका जेंडर ये है, तो इंडिविजुअली वहाँ पर असाइन किया जाता है। जैसे जेंडर जो होता है वो मेल और फीमेल के बीच में आपके सामाजिक डिफरेंसेस, यानी कि जो भी आपके सोशल डिफरेंस या रिलेशन है मैन और वुमेन के बीच में, उसको यहाँ पर क्या करता है, बताता है, उसके बारे में संदर्भ करता है। जो समाज और हमारी संस्कृति, जो भी हमारी सोसाइटी और कल्चर के बीच में व्यापक रूप से सीखा जाता है और समय के साथ बदल जाता है। दूसरे में इजी लैंग्वेज में बोलूँ जेंडर की यहाँ पे डेफिनेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि जेंडर जो होता है वो मेल और फीमेल की जो भूमिका और जो जिम्मेदारियाँ होती है उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे आप लोगों ने हमें आज के टाइम पर भी देखा होगा कि जो फीमेल है वो घर का काम करती है, जो मेल है वो घर बाहर जाके पैसे कमाते हैं, है ना। या फिर आप ये भी देखेंगे कि हमारे समाज में हमारी जितने भी कल्चर्स हैं इनमें अलग अलग तरीके के मेल और फीमेल के अलग अलग बनाई गई हैं। जैसे अगर हम जेंडर की कॉन्सेप्ट में देखें तो महिला और पुरुष दोनों की विशेषताएं हैं, उनके दृष्टिकोण जो होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं बिहेवियर होते हैं, वो सब क्या होते हैं मेल और फीमेल के हिसाब से यहाँ पे उनकी अपेक्षा दी जाती है और समय के साथ साथ बस बदल दी जाती है। तो इसी तरीके से वे हमारे कल्चर्स के भीतर और उनके बीच अलग हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं जेंडर। सिंपल से शब्द में आप इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखनी है इंग्लिश में तो आ जाएगा द कैटेगरी टू विच एन इंडिविजुअल इज़ असाइन, सिंपल, और एक लाइन में आप चाहे तो हाईलाइट कर लीजिएगा इसे, बाय सेल्फ और अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। राइट, ये आपकी जेंडर की डेफिनेशन हो जाएगी। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो आप ये लिख दीजिएगा कि एक तरीके की वो श्रेणी होती है जिसे किसी व्यक्ति के सेक्स के आधार पर स्वयं या अन्य लोगों के द्वारा सौंपा जाता है। और ऊपर वाले का मैंने बता दिया कि एक बायोलॉजिकल कैरेक्टर या फिर आप बोल सकते हैं एक क्वालिटी होती है। ठीक, जैविक चरित्र या गुण है जो कि मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश, यानी कि आपस में क्या करते हैं, इनको अलग करता है। अब इसका आता है क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर। सेक्स और जेंडर की डेफिनेशन में इतना ही एक्सप्लेन करूँगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत हद से ज़्यादा पूछा जाता है। एग्ज़ाम में आपके सेक्स और जेंडर को लेके डिफरेंशिएट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तब आप उसमें क्या लिखेंगे, आपको उसमें कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखने हैं कि डिफरेंशिएट करके जब आपके क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप सिंपल तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सेक्स और जेंडर का डिफरेंशिएट क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट बता दूँ जो कि आपको इजीली लर्न हो जाए, तो आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं।
सबसे पहला और इजी पॉइंट मैं आपको बता दूं तो सिंपल शब्दों में जेंडर हो गया। जेंडर यानी कि मैंने आपको बताया लिंग, और सेक्स को एक ही माना जाता है आज के टाइम में, ठीक है। तो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करना आम बात है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ख़ासकर आपका यहाँ पे देखें तो सोशली और पॉलिटिकल क्षेत्र में देखा जाए तो, ठीक। क्योंकि इसमें से जो होता है सेक्स, जो कि आपका बोला जाता है, वो आपका एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, और जो ये होता है एक सिंपल, जैसे मैंने बताया, ठीक है। एक ये बायोलॉजिकल यानी कि जैविकी अवधारणा होती है, एक डिफरेंस भी आप लोग ये कह सकते हैं। और जो लिंग होता है यानी जेंडर होता है, वो आपका सामाजिक, ठीक है, यानी कि सोशली कॉन्सेप्ट होता है, सोशल कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है। सेक्स एक होता है आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो मेल और फीमेल के बायोलॉजिकल फैक्टर को एक्सप्लेन करता है। वहीं जेंडर जो होता है, जेंडर वर्ड जो है, वो स्त्री और पुरुष के बीच में सामाजिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जैसे जेंडर शब्द इस बात का आप कह सकते हैं, इशारा करता है कि जो हमारे यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक नाव के समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये नेचर के अकॉर्डिंग नहीं, जबकि समाज के द्वारा बनाया जाता है कि ये चीज़ मेल करेगी या ये चीज़ फीमेल करेगी, ठीक है। तो जेंडर एक समय में एक विशेष कॉन्सेप्ट था जहाँ पर मेल और फीमेल से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट बनाए गए थे, ठीक है। चाहे वो आपके कल्चर्स बनाए गए होंगे, और कई देशों में ऐसा देखा भी गया था कि जो जेंडर के द्वारा ही हमारी संस्कृति का निर्धारण होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो जेंडर वर्ड में आपको एग्जाम में सिंपल सा, अगर हिंदी मीडियम है तो वो भी एक लाइन यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि जेंडर शब्द एक अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, जिसका रूप आप हिंदी में लिंग बोला जाता है, और उसको कैसे बोला जाता है। और इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं डेफिनेशन, परिभाषा के रूप में। जेंडर यानी लिंग क्या होता है कि सामाजिक लिंग को स्त्री पुरुष भेद में सामाजिक संगठन या फिर स्त्री पुरुष के माध्यम में असमान संबंधों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। यही सेक्स के बारे में। तो सेक्स में यहाँ पे उसका उल्टा किया जाता है। अब हम इसके में डिफरेंस के बारे में बात करूँगी, बाकी तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि आप लोगों को सिंगल सिंगल लाइन यहाँ पे क्या लिखनी है। पहला आता है आपका सेक्स, ठीक है। तो सेक्स मैंने आपको बता दिया एक तरीके का, ये भी डिफरेंस हो गया, सिंपल सी लाइन कि बायोलॉजिकल यानी कि आपका जैवकीय, जैवकीय, ठीक है, जिसमें आपका यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है। दूसरा ये आपका होता है कल्चर यानी सोशल कॉन्सेप्ट होता है। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो सेक्स होता है वो प्राकृतिक यानी कि नेचर की देन होती है, ठीक है। और ये जो होता है वो जेंडर सामाजिक का सोशली और सांस्कृतिक है, ठीक है, सांस्कृतिक है जिसे समाज बनाता है, याद रखिएगा। ये यहाँ पर सेक्स जो होता है वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है, बट यहाँ पे ये परिवर्तनशील होता है यानी कि चेंजेबल होता है, ये बदलता रहता है, ये फिक्स नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस आप ये यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो सेक्स है वो हर जगह व समय पे शारीरिक रूप से मेल और फीमेल के वही अंग होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। बट अगर हम जेंडर का देखेंगे तो इसमें समय के साथ, संस्कृति के साथ, परिवार और जाति के साथ भी बदला जा सकता है, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्स को बदला नहीं जा सकता, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया सकता। अगर आप मेल हैं फीमेल है तो आप वही रहेंगे, इसको आप नहीं बदल सकते, नेचर ने जिस तरीके से, या फिर कोई थर्ड जेंडर है उसके हिसाब से। बट जेंडर का देखा जा सके तो इसे यहाँ पे बदला जा सकता है, ठीक है। कि अगर जैसे आज के टाइम पर भी देखेंगे हिंदू मुस्लिम है, अगर हिंदू में मुस्लिम में जाके शादी कर ली तो वो अपना जेंडर बदल सकता है कि हाँ वो क्या है, वो अपने कल्चर्स को बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। आई होप आपको ईजिली डिफरेंसेस जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के नोट्स में आप लोगों को पॉइंट मिल जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं, आगे के पॉइंट्स में जान लेती हूँ, बता देती हूँ क्या लिखना है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में अटैच आता है, तो आप क्या लिखेंगे। और उसमें आता है कि क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर, ये आपका टॉपिक है। मैं यहाँ पे लिखते रही हूँ, क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर, इसको हिंदी में बोलेंगे लिंग पर क्रॉस कल्चर दृष्टिकोण, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, किस बातों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप पॉइंट में क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि क्रॉस कल्चर का मतलब क्या होता है। जैसे जैसे हमारे अर्थशास्त्र अधिक वैश्विक होता जाता है, जेंडर भूमिका का मुद्दा जेंडर से संबंधित क्रॉस कल्चर के अंदर ही समझने के लिए राजनीतिक और आर्थिक मूल्यांकन विकास को समझने में केंद्रित रहता है। यानी आप सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि जेंडर जो होता है वो एक तरीके से वो सोशल कंस्ट्रक्टेड होता है, समाज के द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है।
जेंडर इन्वॉल्व होता है आपके राइट, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके रिलेशनशिप्स को लेकर। किस तरीके से यहाँ पर जो विशेषता है जेंडर की, कि कैसे समय के साथ जेंडर की यहाँ पे भूमिका निभाई जाएंगी, उनके कौन कौन से नॉर्म्स हैं वो देखे जाएंगे। और जेंडर रोल में वेरी क्रॉस कल्चर, यहाँ पे आप बोलेंगे कि जेंडर्स की, यानी कि आपके अलग अलग संस्कृतियों में जेंडर की अलग अलग तरीके की भूमिकाएं होती हैं जो कि सबको निभानी होती हैं। और जेंडर के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी भी देखेंगे, लक्षण, व्यवहार और मूल्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है कि आज के टाइम में जो भी ग्लोबलाइज इशू चल रहे हैं जेंडर में, तो वो पॉलिटिकल तरीके से यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, जो कि क्रॉस कल्चर की दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो इसमें ज़्यादा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 2-4 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ये क्या होता है। एक तरीके से सोशल कंस्ट्रक्टेड होता है ना, सोशल कंस्ट्रक्टेड बोल दीजिए। दूसरा आप कह सकते हैं इन्वॉल्व एंड राइट्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वॉल्व होते हैं लोग, ठीक है। इन्वॉल्व एंड ऑफ राइट्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप। सिंपल शब्दों में जिससे आपको ये याद रहे कि क्या लिखना है, हिंदी में बोलें तो जेंडर में अधिकारों और जिम्मेदारियों के रिश्तों में भूमिका निभाता है। और रोल्स, जेंडर के रोल्स एंड नॉर्म्स कैन चेंज ओवर टाइम, यानी कि उसकी भूमिका और उसके मानदंड को बदला जा सकता है। और नेक्स्ट आता है जेंडर रोल में वेरी अक्रॉस कल्चर, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव में क्या क्या। एग्जाम में जैसे भी आपका क्रॉस कल्चर आएगा, पहले तो आपको जेंडर एक्सप्लेन करना है, फिर आपको बताना है, ठीक है। तो आप पहले जेंडर की डेफिनेशन, मीनिंग लिख लीजिएगा, उसके बाद आप क्रॉस कल्चर बता सकते हैं। क्रॉस कल्चर एक तरीके से सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो डील करता है दो या उससे ज़्यादा कल्चर्स को, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस कल्चर हो जाता है, राइट। आप लोगों को इसके आगे लिखना है कि हमारे कल्चर के बारे में क्या होता है। क्रॉस कल्चर आपने बता दिया, मीनिंग ऑफ कल्चर भी लिख सकते हैं। कल्चर में क्या होता है कि संस्कृति, यानी कि संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वो बिहेवियर होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है ना। हमारे कल्चर जो होते हैं, हमारी जो संस्कृति होती है, वो लोगों को एक विशेष ग्रुप की विशेषताएं और ज्ञान होती है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो लोग होते हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं, लैंग्वेज में, रिलीजन में, फूड में, सोशल हैबिट में, म्यूज़िक और आर्ट में, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें सब इंक्लूड होते हैं। अब क्रॉस कल्चर में एक तरीके से क्या होता है, अगर हम देखेंगे क्रॉस कल्चर, तो क्रॉस कल्चर एक तरीके का वो कम्युनिकेशन होता है जो अलग तरीके के, यानी कि डिफरेंट, विभिन्न कल्चर बैकग्राउंड में अलग अलग तरीके के लोगों के बीच में यहाँ पर क्या करता है, उनकी लैंग्वेजेस को आपस में मीनिंगफुल करके एक साथ लोगों के बीच में संस्कृति, यानी कि आपके कल्चर बैकग्राउंड को बनाता है और यहाँ पे शेयर करता है। फ्रॉम द कल्चर पर्सपेक्टिव अगर हम देखें कि हमारा क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं, तो हमारे भारत में अलग अलग तरीके के कस्टम होते हैं, कास्ट होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। जाति हो गई, रीति रिवाज हो गए, सब अलग अलग तरीके से होते हैं। अलग अलग तरीके के धर्मों के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग तरीके की यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स होती हैं, वेशभूषाएँ होती हैं, रहने सहने का तरीका अलग होता है, खाने पीने का तरीका अलग होता है, सबके कल्चर्स अलग अलग होते हैं अगर हम देखेंगे। तो इसी तरीके से नॉर्मली अगर हम देखें तो क्रॉस कल्चर में जो जेंडर रोल्स होता है, यानी कि जेंडर की जो भूमिका होती हैं, वो डिफरेंट कल्चर में अलग अलग तरीके से पाई जाती है ना। तो ये होता है क्रॉस कल्चर में। अब जेंडर है, उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। तो जो हमारा यहाँ पर क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव है जेंडर को लेकर, वो ये है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका यहाँ पे ये मानी जाती है कि वो हमारे जेंडर रोल में हमारे कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टिनेंट को मानता है। यानी कि वास्तव में जितने भी जेंडर की भूमिका होती है वो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से होती है, जिसका अर्थ होता है कि उनकी जो भी यहाँ पे एनालिसिस हैं, उनकी विश्लेषण है, वो हमारे आज के हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट में बाहर नहीं किया जा सकता, उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव में कुछ रिलीजन भी इंक्लूड होते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहला आप इसमें रिलीजन लिख सकते हैं, हिंदू हो गए, हिंदू रिलीजन भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है, मुस्लिम या अदर रिलीजन हो। तो सबके अलग अलग रिलीजन कास्ट होते हैं, जिसमें हमारे क्रॉस कल्चर में यहाँ पे यानी कि अन्य धर्म इंक्लूड किए जाते हैं या अन्य धर्म इसमें होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जो कि आपके क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर कि आपको किस तरीके से लिखना है।
तो चलिए क्रॉस कल्चर का इतना ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला पैट्रियार्की का। जी सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊंगी, बाकी आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्योंकि ये मैराथन है तो ऑब्वियसली इसे डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगी। पैट्रियार्की क्या होता है, यानी कि पितृसत्ता। नाम से ही पता चलता है कि एक तरीके का वो सिस्टम होता है जिसमें सोशल स्ट्रक्चर और एक्टिविटी, यानी कि जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं वो सारी की सारी किस पे मेल के अकॉर्डिंग की जाती है। पैट्रियार्की में जितने भी हमारे पावर्स होती हैं या फिर जो भी प्रॉपर्टी को लेके ट्रांसफ़र किया जाता है फादर टू सन, मतलब ये बेटे से पापा से बेटे ऐसे आगे ट्रांसफ़र होता है। सारी संपत्ति किसकी होती है, सारी पावर किसके हाथ में होती है, पितृसत्ता। यानी कि यहाँ पे पैट्रियार्की में फीमेल का कंसीडर्ड यहाँ पे नहीं माना जाता, सबऑर्डिनेट होता है पैट्रियार्की में। ठीक है, तो एक तरीके से पैट्रियार्की दुनिया भर में आज पूरे समाज में आम है कि अगर एक प्रॉपर्टी है पूरा आज किसी के पास तो आगे जाके उसके बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी। अगर हम इसका एग्जांपल से देखें तो एक बच्चे को दिया जाने वाला लास्ट नेम या अंतिम नाम क्या होता है, पितृसत्ता का ही उदाहरण है ना, कि लास्ट नेम जो बच्चे को मिलता है उसके पापा से। तो पारंपरिक रूप से जो भी प्रॉपर्टी में पैदा होने वाला बच्चा है वो पिता के पारिवारिक नाम से ही दिया जाता है, माँ को कभी नहीं दिया जाता आगे के जाके, है ना। तो ये पितृसत्ता में आ जाएगा। इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, इसमें आप बहुत सारे पॉइंट भी लिख सकते हैं कि पैट्रियार्की में सारे पॉइंट जो होते हैं। पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता, अगर हम यहाँ पे नॉर्मली बात बोलें तो इसका फ़ायदा क्या क्या है। प्रॉपर्टी तो यहाँ पे फादर टू सन सन मतलब ऐसे आगे ट्रांसफ़र होती है। जैसे अगर पहले के टाइम पे राजा मिला, उसका बेटा हुआ, फिर सारी प्रॉपर्टी पावर उसको मिल गई। घर का कोई भी फैसला लेना होगा तो सब कुछ यहाँ पे क्या है, सारी की सारी पावर किसके हाथ में होगी, फादर के हाथ में होगी। एक तरीके से यहाँ पे इनके गुण देखेंगे तो परिवार का नेता पहले से ही तय होता है। इसमें कोई यहाँ पर वाद विवाद नहीं होता, कोई सवाल नहीं उठाए जाते कि कौन राज करेगा आगे के टाइम पे, कौन लीडर बनेगा, ये सब नहीं। पितृसत्ता की ये फ़ायदा है कि इसमें डिसाइड होता है कि आगे कौन कौन बनेगा। इस सिस्टम में क्या होता है, कोई भी बर्डन नहीं होती, कोई भी बोझ नहीं दिया जाता। बच्चों के पालन पोषण में तो प्राइमरी यहाँ पे अगर हम नॉर्मल देखेंगे कि किस तरीके से प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के नरिशमेंट के लिए, तो उस पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया जाता है। पैट्रियार्की में फ़ीमेल जो है यानी वुमेन जो फील करती है वो ये वैल्यू फील करती है कि वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देती है इस पैट्रियार्की सिस्टम में। वुमेन यहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी कि क्यों ऐसा नहीं हो रहा, ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो रही। फोर्थ आप ये भी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं कि अ मेल इज़ द ओनली हेड। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेल ही होता है जो एकमात्र मुखिया होता है, जो परिवार के सदस्य को डायरेक्शन दिखाता है अच्छे बुरे, और दूसरों की सेवा करने के लिए क्या करता है, इंकरेज करता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। यहाँ पे हर चीज़ की मेरिट है तो डीमेरिट भी तो होते होंगे। पितृसत्ता का फ़ायदा है कि चलो सारी चीज़ें यहाँ पे एक चीज़ डिसाइडेड है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे डीमेरिट भी तो है। पहला क्या आ जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव फीमेल पोर्ट्रेट बनेगा, नकारात्मक महिला चित्र बनेगा यहाँ पे, कि हाँ भाई यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से सबको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे फीमेल का कोई वो रोल ही नहीं है, उनका कुछ नहीं है, सारे काम तो करना है, तो यहाँ पे फीमेल को वो दिया ही नहीं जाएगा। दूसरा क्या नेगेटिव आएगा, शेमिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा, है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप, यहाँ रूढ़िवाद सोच रखी गई है कि यहाँ पे जो है मेल ऐसा है, फीमेल ऐसा है, सारे काम मेल ही करते हैं, घर की जिम्मेदारी से लेकर सारे डिसीजन वो सब मेल उठाएंगे। ये सारी सोच इसमें डीमेरिट आ जाएगा। रेप कल्चर इसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना। और अब्यूज़ यहाँ पे आप कह सकते हैं, यहाँ पे डीमेरिट आ जाता है पैट्रियार्की में। जेंडर रोल, जैसे मैंने आपको बताया कि जेंडर की जो जो भूमिकाएँ हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही, ये सारी यहाँ पर गलत चीज़ पे आती है। यही मैं अगर यहाँ पे उल्टा बोलूँ मैट्रियार्की, यानी कि अब आएगा मातृसत्ता में। अब मैट्रियार्की में क्या होता है दोस्तों कि सबसे इजी इसका उल्टा ही है, आपको याद भी हो जाएगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगी। जिसको हम क्या क्या कहते हैं, मैस्कुलिनिटी को हम मैनहुड या मैनलीनेस के नाम से भी जानते हैं, है ना। या फिर ये बोल सकते हैं मर्दांगिनी के नाम से जानते हैं, जिसमें लड़कों और पुरुषों से जुड़ी जितनी भी विशेषताएं या व्यवहार होते हैं उनकी भूमिका का एक ग्रुप होता है। मर्दांगिनी जो है आज के हमारे सामाजिक रूप से निर्मित होती है, तो मर्दाना मान से कुछ व्यवहार जाता है, जैसे शादी, अर्ली शादी कर ली, जल्दी शादी कर ली मैस्कुलिनिटी में, या फिर डिफरेंस हो गया, एज में अंतर हो गया, मेल डोमिनेंस हो गया, डाउरी सिस्टम हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। मैट्रियार्की और पैट्रियार्की में सबसे इजी यही है कि इसमें मातृसत्ता, उसमें पितृसत्ता का रोल आ जाएगा। सबसे आसान लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेमिनिज्म का बारे में अगर हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है फेमिनिज्म। इसका एक सिंगल सा टॉपिक दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में आता है फेमिनिज्म के ऊपर। फेमिनिज्म में क्या होता है दोस्तों कि उसमें ये बोला जाता है नारीवादी में, कि आप लोगों को अगर मैं नॉर्मल बताऊँ, फेमिनिज्म हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें 3 वेव के बारे में आप लोगों ने देखा होगा,
जो एक्सप्लेन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। काफ़ी स्टूडेंट इसे स्किप कर देते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको लिखना है नारीवाद क्या होता है। तो नारीवाद एक महिला के रूप में पहचान है ना। किस तरीके से बताया मैंने आपको कि एक महिला, एक वुमेन के रूप में उसकी आइडेंटिटी होती है कि जागरूकता और स्त्री की जो भी प्रॉब्लम है उसमें रुचि का उल्लेख करता है कि जो यहाँ पे फेमिनाइन प्रॉब्लम है उसमें अवेयरनेस डालता है। फेमिनिज्म जो है वो किससे एक डायरेक्ट लिंक करता है, वुमेन से, है ना। फेमिनिज्म जो होता है वो एक आप देखेंगे किससे लिंक करेगा, वुमेन से करेगा, लिंक्ड विद वुमेन, औरतों से जुड़ा होता है। नारीवाद दो मान्यताओं पर आधारित होती है, सामाजिक और राजनीतिक। किस पे होता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मूवमेंट पे। इन्हीं चीज़ों पे दो फेमिनिज्म यहाँ पे इंक्लूड होता है, मूवमेंट, ठीक है। और इनके कुछ अंजम्पशन के बारे में देखें। पहला ये बोल सकते हैं कि पहला होता है कि महिलाओं को अपने सेक्स पर अधिकार के नुकसान में स्थिति होती है। दूसरा इस स्थिति को हल करने के लिए यहाँ पे जोड़ा जाता है। नारीवाद में फेमिनिज्म के यहाँ पे क्या क्या रोल होते हैं, अगर मैं रोल की बात करती हूँ तो पहला होता है कि जो फेमिनिज्म है वो अलग अलग समय में अलग अलग सिद्धांत और दृष्टिकोण से रिलेटेड होता है। जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग रोल कैसा है कि फेमिनिज्म में हर एक औरत को यहाँ पे उसके क्या यहाँ पे अलग अलग से पॉइंट्स रखे गए हैं, किस तरीके से कंसर्न किया गया है, क्या यहाँ पे टॉपिक है वो देखा जाता है। दूसरा आता है कि फेमिनिज्म एक तरीके का वो सिस्टम होता है, वो प्रणाली होती है जहाँ पे कार्रवाई नारीवाद है और उस कार्रवाई को करने वाली भी कौन होती है, एक औरत ही होती है। यानी कि कोई भी थॉट और एक्शन लिया जा रहा है फेमिनिस्ट पे, वुमेन की कोई भी चीज़ पे, नारीवाद के कोई भी सिस्टम पे, तो वो एक औरत ही लेगी, यहाँ पे एक आदमी नहीं लेगा। तो ये सारे रोल इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। पॉइंट आप लोगों को लिखना है, आप यही सब लिख दीजिएगा। वेव ऑफ फेमिनाइज के ऊपर अगर आता है, आप लोग क्या लिखेंगे कि 3 तरीके की वेव आई थी, जैसे आपको पता है फेमिनिज्म में, यानी कि नारीवाद में 3 लहरें उठी थी। वो कौन कौन सी लहरें थी। फर्स्ट लहर की अगर मैं बात करती हूँ तो नारीवाद की पहली लहर, यह लहर मूल रूप से पुरुष के रूप में महिलाओं के सम्मान, मतदान यानी कि सपोर्ट ऑफ वुमेन रिगार्डिंग द इक्वल वोटिंग राइट के ऊपर आई थी, उनके अधिकार के बारे में समर्थन देने के लिए की गई थी, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंपल सा आपको याद रखना है तो फर्स्ट जो यहाँ पे वेव आई थी वो किस लिए आई थी, सपोर्ट ऑफ वुमेन रिगार्डिंग। ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं, क्योंकि अब आप इतने बड़े हो गए हैं सारे स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली आप लोगों को बस पॉइंट क्या लिखना है, उसके बाद तो अपनी लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं। अब हम जो नोट्स भी आपको प्रोवाइड्स करेंगे दोस्तों, तो ज़रूरी थोड़ा है कि आप सब अच्छे से याद करके हर एकदम वर्ड टू वर्ड करेंगे, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, देन आप लोग उसे कर सकते हैं। तो पहली वेव जो आई थी वो सपोर्ट किसकी आई थी, इक्वल राइट्स के ऊपर आई थी, है ना। इसमें कई नारीवाद एक साथ काम करते हैं। जैसे 19वीं सदी में देखेंगे, एक माध्यम से देखेंगे तो सफ़रेज मूवमेंट आया था, यानी कि मताधिकार आंदोलन भी आया था। दूसरा शॉर्ट में बता दे रही हूँ, एकदम डीपली नहीं एक्सप्लेन करी मैं सारे फेमिनिज़म। सेकंड जो आया था वो आया था आपका 1963 में, है ना। 1963 में नारीवाद की दूसरी लहर आई थी और ये किसने स्टार्ट करी थी, वो थे बेट्रे। याद कर लीजिएगा, वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, अगर आपको ये याद रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। उनके माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पे पिक्चराइज की गई थी कि महिला को चित्रित किया गया था उनका खुशहाल जीवन के लिए। तो सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आपके बेट्रे राइट्स ने 1963 में रहा था, और इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने वुमेन की ये पिक्चराइज की गई थी मिडिल क्लास को लेकर, और उनका मेन मोटिव क्या था कि हैप्पी लाइफ, यानी कि समृद्ध और खुशहाल जीवन जिएंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया था कि 1963 में बोला गया था, 1962 से बिगनिंग की गई थी और 1970 में रेडिकल फेमिनिज्म यहाँ पे उदय हुआ था। पहला उनका क्या वेतन था, 1963 में इक्वल पे, है ना, इक्वल पे यानी कि समान वेतन अधिनियम आया था। और दूसरा यहाँ पे आया था उसके बाद 1964 में सिविल राइट एक्ट आया था, नागरिक अधिकार अधिनियम कह सकते हैं इसे हिंदी में। उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन आया था, यानी महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन का गठन आया था, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। और उसके बाद नेक्स्ट आया था इक्वल क्रेडिट अपॉर्चुनिटी एक्ट 1974 में, समान क्रेडिट अवसर अधिनियम आया था। इसी तरीके से जो थर्ड वेव आई थी, थर्ड वेव में क्या था कि आप लोग ये कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया था
इस तरीके की महिलाओं मुद्दे पे शोषण की तरह अलग अलग मुद्दे लिए गए थे, ठीक है। वुमेन के इशू, एक्सप्लॉयटेशन, सिंपल शब्दों में ये जो थर्ड वेव आई थी वो आपका आया था एक्सप्लॉयटेशन में। इस लहर में जो ये वेव आई थी इसमें भारतीय समाज को प्रभावित किया गया था और भारतीय समाज में परिवर्तन का उदाहरण शुरू हुआ था, लाइक दलित वुमेन का, है ना, वो हुआ था आपका थर्ड में। ये मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, लॉन्ग में आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग नेट पे भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका जेंडर बायस या डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, जिसे जेंडर का भेदभाव बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जेंडर बायस एक तरीके का एक दूसरे पे जेंडर का क्या होता है, प्रेजुडाइज होता है ना। बायस कैन बी कंसाइज और अनकंसाइज दोनों तरीके से होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि चेतन या फिर अचेतन भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है। जैसे रोजगार के अवसर पे असमान उपचार हैं, जैसे कि हम कोई भी देखेंगे एम्प्लॉयमेंट होती है, उनकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो किस तरीके से अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है सेम चीज़ों पे कि किस तरीके का उसे बेनिफिट है ना। तो जेंडर बायस जो होता है वो अधिक होने पर यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सिप्लेक्स किया जा सकता है। इसके बाद उसका जो रिजल्ट होते हैं वो बड़े परिणाम पे भी आ सकते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जेंडर जो होता है, जेंडर बायस एक तरीके का वो व्यवहार है जो जेंडर के प्रति दूसरे जेंडर के लेके क्या करती है, यहाँ पे भेदभाव यानी कि पक्षपात को दिखाती है, ठीक है। जैसे जेंडर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे उनके किसके पक्षपात को दिखाएगी। जेंडर बायस इज अ एक्ट ऑफ फेवरिंग मैन या बॉय ओवर मैन, या फिर गर्ल्स या औरतों के बीच में भी होता है कि कौन से यहाँ पे लड़कियों या पुरुष लड़कों का पक्ष लेने का काम करती है। अब उनके कौन कौन से यहाँ पे हम एरियाज बोल सकते हैं, तो डिनायल ऑफ बर्थ है। डिनायल ऑफ बर्थ का मतलब कि जन्म से लेके भेदभाव हो सकता है जेंडर बायस में कि लड़का और लड़की को लेकर, या फिर उनकी नेक्स्ट है डिनायल फंडामेंटल नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को लेकर भी डिनायल हो सकता है, भेदभाव किया जा सकता है। एजुकेशन को लेकर तो काफ़ी किया जाता है। देखिए आपको पता है पहले के टाइम पे लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था, क्योंकि लड़कियों को लिए बोला जाता था कि भाई लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, उनको करना तो यहाँ पे चूल्हा चौका ही है, घर के काम ही करने हैं, तो यहाँ पे सिर्फ लड़कों की पढ़ाई के लिए किया गया था, है ना, ये भेदभाव है। या फिर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को लेकर, रोजगार को भी लेकर यहाँ पे भेदभाव किया जाता था। और उसके बाद मजदूरी के लिए भी वेज डिस्क्रिमिनेशन है कि कौन भारी चीज़ें हैं वो आदमी उठाएगा या लड़का उठाने वाले होता है, और क्योंकि भारी चीज़ें यहाँ पे फीमेल नहीं उठाती, या फिर ऐसे कोई काम हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए भी काफ़ी होता है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बायस को किस तरीके से एलिमिनेट या फिर ख़त्म किया जा सकता है, तो पहला तो बहुत ज़रूरी होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है यहाँ पर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर जागरूक किया जा सकता है कि नहीं आज के टाइम में जेंडर बायस करना बेकार है। एजुकेशन फैलाई जानी चाहिए कि लड़का लड़की एक समान है, सारी चीज़ों का चाहे पढ़ाई को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ों का है, इक्वल राइट सबको इक्वल मिलना चाहिए। फोकस करना चाहिए गर्ल एजुकेशन पे। इसी तरीके से हम जेंडर बायस को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि बिना गर्ल एजुकेशन को लेकर फोकस नहीं किया जाएगा तो जेंडर बायस ख़त्म हो ही नहीं सकता था। प्रोवाइड करने चाहिए हर इक्वल चांस, यानी कि समान अवसर प्रदान करने चाहिए, है ना। सिंपल पॉइंट है यहाँ पे किस तरीके से हम लोग जेंडर बायस को ख़त्म कर सकते हैं। इक्वालिटी और इक्विटी पे काफ़ी फोकस करना है, समानता पे, ठीक। ये भी आपका है, ये एक सबसे इजी तरीका माना जाता है। लास्ट है प्रमोट करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी स्कूल्स में, यानी कि स्कूल्स में देखा जाएगा तो जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए जेंडर को इक्वालिटी कहाँ पे, स्कूल्स में। तो ये आपको एक सबसे बढ़िया तरीका है कि किस तरीके से हम जेंडर बायस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट है, एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर उसको यहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है, कौन कौन से उपाय हैं। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जेंडर बायस का या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मेन कारण क्या है, ठीक है, मेन कॉजेज़ क्या है कि ये भाई आखिरकार इनका रीज़न क्या है। पहला तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है इलिटरेसी, है ना। निरक्षरता के बारे में भी बोला जाता है। प्लीज़ पीछे की जो वॉइस आ रही है, यहाँ पे मेरा बेटा है जो खेल रहा है, तो आप उससे यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि उस पर ना करके पॉइंट पे फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम है तो मैं सोच रही थी रिकॉर्ड कर लूँ। लैक ऑफ अवेयरनेस दूसरा पॉइंट आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे है लोगों में अवेयरनेस की कमी है, इसके वजह से भी यहाँ पे जेंडर बायस है। सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद सोशल मिसचेफ के बारे में है, कौन कौन सी कुप्रथाएं मानी गई हैं पहले के टाइम पे कि हाँ ये चीज़ पहले लोगों ने बना दी है कि ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ लड़के करते हैं, ये चीज़ लड़कियाँ नहीं करती, लड़के रोते नहीं हैं, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें होती हैं। चाइल्ड मैरिज आप लोग देखेंगे कि ये भी इंक्लूड होता है, ये भी एक कारण है, ठीक है। बाल विवाह आप कह सकते हैं, डाउरी सिस्टम भी आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक। एम्ब्रॉय किलिंग भी होता है, भ्रूण हत्या जिसके बारे में हम लोगों ने देखा है। तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हैं,
ये किस तरीके से यहाँ पर इंक्लूड है। आप एग्जाम में बस दोस्तों ये करिएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है कॉजेज़ लिख रहे हैं तो आप इसको डायग्राम में बता दीजिएगा कि ये कॉजेज़ हैं, और इस तरीके से ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं इसको इस तरीके से लिखकर और अपने लैंग्वेजेस में यहाँ पे 2-3 बारे में लिख देना। एग्जामिनेशन आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके हर चीज़ पढ़ेगा, वो आपके यहाँ पे कॉजेज़ के सारे पॉइंट देख लेगा कि हाँ आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि ये कारण है, तो वो उसी में आपके नंबर दे देगा। आपने उसके नीचे क्या एक्सप्लेन किया वो नहीं होगा, ये तो पेज फिल करने वाली बात हो गई है ना, तो इसके लिए आप इसको स्किप कर दीजिएगा। आगे मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ जेंडर स्टीरियोटाइप, जो कि नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका। जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवाद सोच, इसी में से एक टॉपिक है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, स्टीरियोटाइप के अंदर आप लोग क्या सकते हैं, आधे लोगों को तो उसका मतलब पता ही होगा कि रूढ़िवाद सोच के अंदर आप पॉइंट्स में क्या इंक्लूड करेंगे। पहला कि स्टीरियोटाइप एक तरीके की ओवरऑल देखेंगे तो जनरलाइज बिलीव है ना, विश्वास है जो लोगों के एक विशेष श्रेणी के बारे में विश्वास करता है और उम्मीद है कि लोगों को किसी विशेष समूह के हर व्यक्ति के बारे में हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एग्जाम्पल में एक जो हम उम्मीद करते हैं अबाउट द ग्रुप के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, या फिर उनके प्रेफरेंस और एबिलिटी क्या क्या है ना। अब इनके यहाँ पे विशेषताओं के बारे में बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टीरियोटाइप के अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बात करती हूँ तो आप नॉर्मल क्या लिखेंगे कि स्टीरियोटाइप इज एन ओवर जनरलाइज बिलीव अबाउट अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल। इट इज़ एन एक्सपेक्टेशन दैट पीपल माइट हैव अबाउट एवरी पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, है ना, कि जो लोगों को किसी विशेष समूह के हर व्यक्ति के बारे में बताता है, वो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में हो गया कि भाई कौन कौन। अब इनके यहाँ पे मैं विशेषता या लक्षण बताऊँ कौन कौन सा हो सकता है। पहला आप बोल सकते हैं कि किसी भी यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी हो या फिर ग्रुप का, यानी कि किसी विशेष समुदाय या लोगों के लिए जो रूढ़ियों का जो दृश्य है, जो यहाँ पर विजुअल है, वो स्टीरियोटाइप यानी कि उनका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो दोनों हो सकते हैं, है ना। कोई भी यहाँ पे ग्रुप का जो या पीपल है वो किस तरीके से उनके व्यूज़ हैं वो आज दोनों हो सकते हैं रूढ़िवाद को लेकर, ये एक लक्षण हो सकता है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, इग्नोर द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति के जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिकनेस है, विशेषता है, उसको अनदेखा करने लगते हैं। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कौन से लक्षण हैं या फिर कौन से विशेषताएं हैं कि ये अन्य समुदाय के व्यक्तियों के साथ अनुभव से बाहर विकसित होते हैं और फिर उस ग्रुप के साथ अलग अलग ग्रुप के लोगों पर क्या करते हैं, लागू करने लग जाते हैं कि, है ना। और स्टीरियोटाइप एक तरीके का मानसिक चित्र है, मेंटल पिक्चर है जो कि फिक्स कर दिया जाता है आजकल, एक तरीके से जर्नल आप कह सकते हैं इमेज बना दी जाती है कि ये जो यहाँ पे एक तरीके से अबाउट पीपल ऑफ कम्युनिटी यानी कि जो एक तरीके का जो समुदाय है लोगों का, उसके बारे में, जिसके आधार पर हम लोगों का यहाँ पर क्या करते हैं, चित्र वर्णन करने लगते हैं, डिस्क्राइब करने लग जाता है कि हाँ भाई ये लोग किस तरीके से हैं, उनका कैरेक्टर क्या क्या है। अब ये दो तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको पता ही है। एक कौन कौन सा स्टीरियोटाइप हो सकता है, एक होता है मेल और दूसरा क्या होता है फीमेल। दो तरीके के आपके जेंडर स्टीरियोटाइप हैं। पहला फीमेल स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि रूढ़िवादियों में एक बच्चे के बाद से शुरू होती है। कैसे होती है, यदि बच्चा लड़की होती है जो कि बेबी गर्ल या फिर बेब सोच क्या मान दी जाती है, भाई लड़की है इसको तो पिंक पहनना बहुत पसंद है, इसको पिंक वाले कपड़े, पिंक के खिलौने, ये सारे किचन सेट वगैरह, ये सारी चीज़ों को लेकर माता पिता इसके लिए क्या करेंगे, सबसे अधिक योगदान दे देंगे। एग्जाम्पल हो गया, कुछ एग्जाम्पल कैसा है कि वुमेन आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मैन, क्या बोला जाता है, रूढ़िवाद सोच। अगर हम एक वुमेन स्टीरियोटाइप क्या बनाया गया है कि जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो मेल की तरह, लड़के की तरह मजबूत नहीं होती। दूसरा, महिलाओं की सेकेंडरी यानी कि वुमेन जो होती है वो सेकेंडरी टीचर होती है, लाइब्रेरी जैसे साफ सुथरी नौकरी चाहिए होती है इन लोगों को। महिलाएं डॉक्टर नहीं, नर्स है ना। वुमेन जो होती है वो नर्सेज नहीं, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर कौन बनता है, मेल बनता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि पहले के टाइम पे बहुत माना जाता था। हम ये भी कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अधिक सबसे ज़्यादा जेंटल और काइंड हार्टेड होती हैं, यानी कि दयालु होती हैं, बहुत कोमल होती हैं। भाई इनको हर चीज़ का बुरा लगता है, क्या चीज़ कैसा हो जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करने लगता है ना। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड आ जाती है। अब मेल स्टीरियोटाइप की बात करूँ तो क्या मानी जाती है, भाई जो आपने सुना ही होगा, शुरू से ही मेल को काफ़ी ज़्यादा कठोर माना जाता है और उनको बोला जाता है कि शुरू से ही जो होते हैं बच्चे यानी लड़के जो होते हैं उन्हें काफ़ी टफ बने रहें, प्रोटेक्टिव बने रहें, कि भाई ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को लेके वो रो रहे हैं या फिर उनको ये नहीं किया जाता, ऐसा नहीं है। और उनके आउटफिट्स जो होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वो मनी के लिए, और काफ़ी जो मैंने ऊपर बताया लड़कियों के लिए आउटफिट पिंक हो गया, तो लड़कों का आउटफिट यहाँ पे क्या बोला जाता है,
ब्लू कलर, है ना। ये एक सिंबल बना दिया गया है मेल और फीमेल को, जो स्टीरियोटाइप सोच है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें लड़कों के जो टॉयज़ होते हैं वो एक तरीके से कार लेके आते हैं, रोबोट लेके आते हैं, ट्रक्स वगैरह लेके आते हैं, ना। तो ये सारी लड़कियों के लिए ऐसे टॉयज़ नहीं आते, उनके लिए बारबी डॉल्स, ये सब एक तरीके की सोच बना दी गई है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि रूढ़िवाद सोच में ज़्यादातर लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक अच्छे होते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव यहाँ पे बोल सकते हैं बना रखा है, अग्रेसिव होते हैं। ये सारी एक तरीके की रूढ़िवाद सोच है। तो स्टीरियोटाइप मेल फीमेल आप लिख दीजिएगा इसी तरीके से कि आज के टाइम में पहले किस तरीके से लोगों की भाई रूढ़िवाद सोच बनाई गई थी कि लड़कियां घर का काम ही के लिए बनी हैं, बाहर का नहीं कर सकती। लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं हैं भाई, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लड़के पिंक पहनते नहीं हैं, वो पिंक वाली कोई चीज़ें नहीं ले सकते, या फिर वो लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती अपनी मर्जी से, ये कपड़े नहीं पहन सकती, इस तरीके से नहीं बैठ सकती, इस तरीके से नहीं चल सकती। ये सारी स्टीरियोटाइप में आप सारे पॉइंट लिख सकते हैं। इसी तरीके से यूनिट 1 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, इक्वालिटी और इक्विटी, और इसी में वुमेन एम्पावरमेंट आता है। तो माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि आपको रीज़न पता चल गया होगा, ठीक है, मेरा बेटा है। बट कोई नहीं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है यूनिट 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि इसमें आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए नोट्स लिख कर भी लाऊंगी जिससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट हो। तो आज की वीडियो इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।